औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू द अलमीर साइंस अकेडमी। मैं हूं सिकंदर हयात, आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना आज का लेक्चर जो है अबाउट द डीएनए। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि हमने बेसिकली डीएनए स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि डीएनए का कुछ पोर्शन ऐसा था जो न्यूक्लियस के अंदर यूज हो रहा था। ठीक है, क्योंकि अब एक्चुअली में हमारी बुक की अरेंजमेंट क्या है, न्यूक्लियस के बारे में देखना, तो डीएनए का कुछ पोर्शन न्यूक्लियस के अंदर यूज हो रहा था। तो हमने सोचा पहले हम डीएनए को अच्छे तरीके से करेंगे और उसके बाद जब डीएनए पता चल जाएगा तो जैसे ही वो पोर्शन न्यूक्लियस वाले टॉपिक में आएगा तो हम उसके बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होगी। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने देखा था बेसिकली कि डीएनए क्या चीज है, ये इसका एब्रीविएशन क्या है, बेसिकली ये किसका एब्रीविएशन है। उसके बाद जो डीएनए ये बनता किन चीजों से है, तो हमने देखा था ये न्यूक्लियोटाइड से बनता है। और वो न्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं, तो थोड़ा सा पीछे से लेके हम साथ में चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब टॉपिक का नाम क्या है, फ्रॉम डीएनए टू द क्रोमोसोम। इसका मतलब ये है कि हम देखेंगे बेसिकली जो डीएनए है वो किस तरह से क्रोमोसोम बनाते हैं। मतलब हम कहते हैं जी क्रोमोसोम जो है वो डीएनए से मिलकर बना है, तो कैसे डीएनए अब क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होता है, क्रोमैटिन मटेरियल क्या होता है, डीएनए और जीएनए का कोई डिफरेंस है या नहीं, अगर है तो क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सारे कंसर्न आज हमने देखने हैं। तो चलें देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि भाई अगर हम देखें तो हमने देखा था कि बेसिकली जो डीएनए है वो बना था न्यूक्लियोटाइड्स से, और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या था, राइबोज शुगर। ये जी राइबोज शुगर थी, इधर भी क्या है जी, राइबोज शुगर। अब बेसिकली राइबोज शुगर के साथ अटैच था कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस। यहां पर कार्बन नंबर 1 के साथ क्या है, नाइट्रोजनस बेस अटैच है। और बच्चों ये यहां पे था कार्बन नंबर 5 और यहां पे था कार्बन नंबर 5, इसके साथ क्या अटैच है, H और साथ में OH। सिमिलरली H और OH। और ये हमने ये देखा था ये कार्बन नंबर सेकंड है, यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पे क्या है OH, ये है हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या है बच्चों, OH। अब इसमें बेसिकली हमने देखा था ये न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बनता है, तो अब ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है, बेसिकली ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। क्योंकि जब जब इसके साथ फास्फेट ग्रुप अटैच होगा तो ये बेसिकली क्या होगा, ये एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। अभी फिलहाल के लिए ये न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोटाइड नहीं है। अच्छा आइए थोड़ा सा अटैच करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि फास्फोरिक एसिड क्या है, H3PO4। तो यहां पे ड्रा कर लेते हैं फास्फेट ग्रुप को। तो फास्फेट ग्रुप क्या है, फास्फेट ये है। सिमिलरली हमारे पास OH, OH, OH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये हमारे पास क्या है कि फास्फोरिक एसिड है, ये क्या है, फास्फोरिक एसिड। और इधर इधर भी हम उसी तरह ड्रा करते हैं बच्चों, ये फास्फोरिक एसिड क्या है, फास्फेट, OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH और यहाँ पे क्या है OH, ये फास्फोरिक एसिड। अब ये राइबोज शुगर, इसके कार्बन नंबर 1 के साथ क्या अटैच है, नाइट्रोजनस बेसेस, इधर भी नाइट्रोजनस बेसेस अटैच है। और बच्चों मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं कि नाइट्रोजनस बेसेस बेसिकली दो तरह की थी, एक को हमने कहा था प्यूरीन्स, प्यूरीन्स, और एक को हमने कहा था पायरीमिडीन्स, पायरीमिडीन्स। प्यूरीन्स क्या थी, डबल रिंग, और उनमें कौन कौन सी आती है, एडिनिन और साथ में गवानीन। पायरीमिडीन्स के हैं सिंगल रिंग्स, और इनमें क्या आती हैं जी, थाइमीन और गवानीन, सॉरी साइटोसिन, साइटोसिन। तो बेसिकली डबल रिंग क्या है, एडिनिन और गवानीन जो कि प्यूरीन्स कहलाती हैं, और पायरीमिडीन्स क्या हैं जो सिंगल रिंग हैं, और इनमें क्या आती है, थाइमीन और साइटोसिन। अच्छा अब ये नाइट्रोजनस बेसेस कुछ भी हो उससे हमारा कंसर्न फिलहाल नहीं है, फिर हम देख रहे हैं कि अब ये नाइट्रोजनस बेस है, ये राइबोज शुगर, और इसके साथ ये क्या है, फास्फोरिक एसिड है। अब फास्फोरिक एसिड को हम इसके साथ अटैच करेंगे, जैसे ही फास्फोरिक एसिड इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये मुकम्मल क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। उससे पहले पहले क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है। अब जैसे ही ये फास्फोरिक एसिड अटैच होगा तो वो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। अच्छा अब यहां पे जरा बच्चों अटैच करते हैं, तो देखो जरा, मैं कहता हूं ये वाला कार्बन नंबर 5 पे जो अल्कोहलिक ग्रुप है OH, और यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे और क्या बना देंगे, वाटर मॉलिक्यूल H2O। तो अगर इसको मैं रेज करूं, इसको मैं रेज करूं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की बॉन्ड बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये अब बेसिकली ये वाला पोर्शन इतना क्या था, न्यूक्लियोसाइड, अब साथ में फास्फेट भी अटैच हो गया तो ये क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। अब इसी तरह
हमारे पास यहां से OH जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जाएगा, तो ये जो फास्फोरिक एसिड था, अब ये क्या है, फास्फेट ग्रुप बन गया है, क्योंकि हाइड्रोजन जब निकल जाएगा ना तो क्या बन जाएगा, फास्फेट ग्रुप। और ये हमारे पास अब ये क्या बन गया, मुकम्मल न्यूक्लियोटाइड। ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। इसी तरह मैंने क्या किया, न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट की है, जरा देखो बच्चों, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड और ये चौथा न्यूक्लियोटाइड, ये 4 न्यूक्लियोटाइड मैंने एक अरेंजमेंट में लगाए हैं। फिलहाल आपने इतने सेंट्रल पोर्शन को आपने यहां से लेके राइट वाले पोर्शन को भी आपने नहीं देखना। आप इसको देखें कि ये बेसिकली मैंने 4, 1 2 3 और 4, इसके साथ मुझे फास्फेट अटैच करवाना चाहिए जी, फास्फेट। अच्छा बच्चों, यहां पे ध्यान से समझना आपने, यहां पे थोड़ा सा आप समझे, इसके बाद इधर आएंगे। जरा देखो, अब हम कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स तो एक अरेंजमेंट में आ गए, ये देखें न्यूक्लियोटाइड्स तो इकट्ठे हैं, ये 1 2 3 और 4, ये न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हैं। बट न्यूक्लियोटाइड्स को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डीएनए। आइए जरा इस न्यूक्लियोटाइड के साथ मिलाते हैं, तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। ये जो कार्बन नंबर 5 के साथ फास्फेट ग्रुप है, ये यहां से क्या देगा, हाइड्रोजन, और कार्बन नंबर 3 के ऊपर ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है, ये क्या देगा, वाटर, और ये हमारे पास क्या, OH जो निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H2O। अब बच्चों जो AH2O बना है, तो इसका मतलब ये वाटर का मॉलिक्यूल, इसको निकाल दें आप, ये वाटर के मॉलिक्यूल आपको निकाल दें, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये वाला मजीद इस तरह का एक बॉन्ड बन गया। और इसमें है क्या, नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड, इसका कार्बन नंबर 5 के साथ एक ऑक्सीजन, फिर फास्फेट, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन। इसी तरह ये जो बॉन्ड बना है, इसमें आप देखें, और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी एसिड और अल्कोहल के दरमियान में बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड क्या कहलाता है, एस्टर बॉन्ड। और यहां पर भी आपने देखा, ये फास्फोरिक एसिड ने यहां से OH मतलब अल्कोहलिक ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया, तो कौन सा बॉन्ड बना है, ये भी एस्टर बॉन्ड है, और ये भी क्या है, एस्टर बॉन्ड। अब आप देखें, सेंटर में फास्फेट है, इधर भी एस्टर है, इधर भी एस्टर है, तो 2 एस्टर बॉन्ड बने। आइए जरा इसको देखते हैं कि ये, अब देखो एस्टर बॉन्ड की लिंकेज क्या होती है, आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूं, RC डबल बॉन्ड O, साथ में क्या है, OR। अच्छा बच्चे, अब जरा ध्यान से देखना, आप जानते हैं आर तो कुछ भी हो सकता है, मतलब लाजमी नहीं कि एच हो, या वो आर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा इसमें देखें, मैं आपसे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल ये वाला इतना आर है, ये वाला कितना आर है, ये सी की जगह पे क्या आ गया, जो फास्फेट, फिर डबल बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन, और फिर क्या है, ओ, ये वाला ओ, और साथ में आर क्या है, ये वाला क्या है, आर है। तो इसका मतलब ये आर, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, साथ में क्या है, ओ, और साथ में ये क्या है, आर। इस तरह ये क्या एक फास्ट आप बना रहे हैं जी, एस्टर बॉन्ड। और इसी तरह ऊपर के हिसाब से देखें, दूसरे हिसाब से देखें बच्चों, तो आपको तो भी नजर आएगा कि अगर आपने इधर से स्टार्ट करना ऊपर से, तो देखें जरा ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, ये वाला इतना ऊपर वाला ग्रुप क्या है, ये आर है, ये सी डबल बॉन्ड ओ है, फिर ये वाला ओ है, और ये नीचे वाला सारा क्या है, आर है। तो आप देख रहे हैं कि एक फास्फेट, उसने दोनों तरफ एस्टर बॉन्ड बनाए हैं, क्योंकि वो फास्फोरिक एसिड ने दोनों तरफ अल्कोहलिक ग्रुप से जो है ना वो बॉन्डिंग की है। एक इस अल्कोहलिक ग्रुप से बॉन्डिंग की, एक ऊपर वाले अल्कोहलिक ग्रुप से बॉन्डिंग की। तो ये जो ऐसा बॉन्ड बनता है, इसको हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या कहते हैं बच्चों, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। याद रखना, भूलना नहीं है कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कौन सा होता है, सर ऐसा बॉन्ड जो किसी भी एसिड और अल्कोहल के दरमियान में बनता है। तो यहाँ पर क्या था, फास्फोरिक एसिड, इसने यहां भी अल्कोहलिक ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया, और यहां पे अल्कोहलिक ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया, और हमने देखा कि वाकई ही इस लिंकेज को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और ये बॉन्ड बेसिकली क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करवाता रहता है, और हमारे पास क्या बनते हैं, एक डीएनए की लंबी चेन बनती है। आइए जरा देखते हैं इसको। तो यहां पर भी हमारे पास क्या है, यही इसी तरह फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। लें जी, ये देखें जी बच्चों, यहां से ये फास्फोरिक एसिड है, ये वाला फास्फोरिक एसिड, ये फास्फोरिक एसिड का क्या जाएगा, हाइड्रोजन, और ये OH जो अल्कोहलिक ग्रुप है, यहां से ये जाएगा। तो हमारे पास ये जो बॉन्ड बन गया, ये क्या बन गया, एक एस्टर ये बन गया। और इसी तरह ये अल्कोहलिक ग्रुप और ये हाइड्रोजन जाएगा, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो एक एस्टर हमारे पास ये बन गया। तो अब हमने क्या कहा कि भाई ये वाला हमारे पास क्या बन गया है, एक एस्टर बॉन्ड ये बना है, दूसरा एस्टर बॉन्ड हमारे पास ये बना है। तो ये जो बॉन्ड है, इट इज कॉल्ड द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड।
एक फास्फेट है सेंटर में, दो एस्टर दोनों तरफ में, सो इट इज कॉल्ड द फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और इसी तरह बच्चों नेक्स्ट देखें, ये इधर भी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। और वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कैसे है जी, आप जानते हैं OH यहां से जाएगा, हाइड्रोजन यहां से, OH यहां से, हाइड्रोजन यहां से, तो ये भी निकल गया, ये भी वाटर निकल गया। तो जब ये निकल गया तो अब हमारे पास जो बॉन्ड है वो किस तरह से बना है, ये बन गया है ऑक्सीजन, और ये एक ये एस्टर बॉन्ड बन गया, और एक हमारे पास क्या है, ये वाला बन गया। तो इसका मतलब ये भी फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, और सिमिलरली बच्चों यहां पे भी क्या बन गया, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, H2O और H2O, ठीक है, ऑक्सीजन और ये, सिमिलरली ऑक्सीजन और ये। तो ये जो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बने, इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाया है और क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए बनाने में किसका रोल है, तो आपने कहना सर अगर सिंगल स्टैंड आप बना रहे हैं, अगर आप क्या बना रहे हैं, सिंगल स्टैंड, तो सिंगल स्टैंड बनाने में किसका रोल है, वो है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड का। और वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड क्यों कहा गया था बेसिकली, वो हमने देख लिया। अच्छा, अब हमारे पास ये लॉजिक आता है कि डीएनए हमें नजर आता है कुछ इस तरह का, मतलब बॉन्ड एक नहीं है, सॉरी स्टैंड एक नहीं है, डीएनए तो डबल स्टैंडर्ड है, डीएनए क्या बच्चों, डबल स्टैंडर्ड। तो फिर हमें इसके दो स्टैंड्स बनाने चाहिए। अब हमारे पास ये वाला एक स्टैंड बन गया है, और इस स्टैंड में आप देखें कि जो सबसे नीचे वाला न्यूक्लियोटाइड है, इसका जो कार्बन नंबर 3 है, इसके नीचे OH फ्री है। और इसी तरह आप देखें कार्बन नंबर जो कार्बन नंबर 5 है, इसके एंड पे क्या है, इसके एंड पे ये वाला ऑक्सीजन OH फ्री है। तो कार्बन नंबर सबसे नीचे न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 और सबसे ऊपर वाला जो है उसका कार्बन नंबर 5, दोनों के ऊपर क्या है, OH फ्री है। तो ये वाला नीचे की तरफ बॉन्डिंग कर सकता है, ये वाला ऊपर की तरफ बॉन्डिंग कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्शन है, इसको हम कहते हैं इट इज कॉल्ड इस यहाँ पे 3 एंड खाली है, यहाँ पे हमारे पास 5 एंड खाली है, सो इट इज कॉल्ड 3 to 5 डायरेक्शन। ये जो स्टैंड है ये क्या है, 3 to 5 डायरेक्शन। अच्छा, अब जो डीएनए का एक स्टैंड हमारे पास बन गया है, अभी हमारे पास और कुछ नहीं बच्चों, हमारे पास अभी फिलहाल क्या है जी, ये एक स्टैंड बना है और कुछ नहीं बना। तो अब हमने क्या करना है, डीएनए का दूसरा स्टैंड बनाना है, और इसी तरह बच्चों डीएनए का दूसरा स्टैंड बनेगा। लेकिन उसमें इश्यू ये है कि आप देख रहे हैं कि इसके यहाँ पे OH फ्री है, कार्बन नंबर 3 पे OH फ्री है, और यहाँ पर कार्बन नंबर 5 पे फास्फेट जो है वो खाली है, फास्फेट क्या है, खाली। इसका मतलब ये जो है, इसमें ये उल्टा आ रहा है, इसमें 3 एंड इधर और 5 एंड इधर। तो इसका मतलब अगर एक डीएनए का स्टैंड ऐसे जा रहा है तो दूसरा आ रहा है ऐसे, ये 3 to 5 जा रहा है, और ये ऊपर से नीचे की तरफ 3 to 5 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों स्टैंड क्या है, एंटी पैरेलल। तो डीएनए के दोनों स्टैंड्स क्या होते हैं, एंटी पैरेलल। अब ये रीजन आती है कि डीएनए के दोनों स्टैंड्स एंटी पैरेलल क्यों होते हैं, क्या वो पैरेलल भी तो हो सकते थे। अब बच्चों उस रीजन की तरफ चलते हैं हम, आपने हर एक पॉइंट को लॉजिक से क्लियर करना है कि बेसिकली न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड बेसिकली वो सब यूनिट है, वो एक ईंट है जो बेसिकली डीएनए को बनाती है। फिर वो किस तरह से मिले हैं, वो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की वजह से मिले। फिर उसके बाद आपने देखा कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहा क्यों जाता है, क्या ये इस लिंकेज को फॉलो करता है जो हम कहते हैं ये जो फंक्शनल ग्रुप है एस्टर लिंकेज का, तो क्या इसको ये फॉलो करता है, तो वाकई हमने देखा ये इसको फॉलो कर रहा है। और उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि एक स्टैंड हमारे पास नीचे से ऊपर 3 से 5 है, एक ऊपर से नीचे 3 से 5 है, तो इसका मतलब दोनों स्टैंड क्या है, एंटी पैरेलल। अब दोनों स्टैंड एंटी पैरेलल इसलिए बच्चों याद रखना क्योंकि ये तब तक जब, अब देखिए दोनों स्टैंड तो फॉर एग्जांपल हमारे पास बन गए, ये भी फास्फोडाइएस्टर से बन गया, ये वाला भी फास्फोडाइएस्टर से बन गया, लेकिन डीएनए में ऐसे नजर आता है ये। और इसमें अब हमने डीएनए के दोनों स्टैंड्स को मिलाना है। अब हमारे पास क्या आ जाते हैं, याद रखो बच्चों, यहाँ पे ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला, ये नाइट्रोजनस बेस है, इधर से भी नाइट्रोजनस बेस, ये वाला नाइट्रोजनस बेस, और ये वाला इस स्टैंड की नाइट्रोजनस बेसेस अटैच है जो हमने यहाँ पे लिखी है। और इधर से ये वाले स्टैंड की क्या है, ये वाली नाइट्रोजनस बेसेस, ये वाली, दीज आर द नाइट्रोजनियस बेसेस। अब डीएनए का एक और इश्यू है कि डीएनए हमेशा हमें ऐसा नजर आता है कि उसका डायमीटर हमेशा सेम रहता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि डीएनए हमें ऐसा नजर आए, मतलब उसके डायमीटर को आपने चेंज नहीं करना। बच्चों अब डायमीटर को चेंज नहीं करना, तो आप चाहते हैं कि सर इसमें अगर नाइट्रोजनस बेसेस है, फॉर एग्जांपल ये आपको नाइट्रोजनस बेस अटैच नजर आ रही है, तो ये है एडिनिन, एडिनिन डबल रिंग एडिनिन है जो प्यूरिन है। और ये जो आपको नजर आ रही है ये है जी थायमीन, थायमीन,
ये क्या है, सिंगल रिंग, डबल रिंग, सिंगल रिंग, टोटल रिंग्स कितनी हुई, 1 2 और 3। इसी तरह आपको इधर देखें तो अगर आपको ये नजर आ रही गवानीन, गवानीन, तो ये क्या है, आपको नजर आएगी जी साइटोसिन, साइटोसिन। और टोटल रिंग्स कितनी है, 1 2 और 3। इसी तरह बच्चों ये हमारे पास क्या है, एडिनिन, फिर एडिनिन, और यहां पर हमारे पास क्या है, थाइमीन। तो 1 2 और 3। और ये फिर सेम एज इट आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, गवानीन, और ये हमारे पास क्या है जी, साइटोसिन। तो 1 2 और 3। तो एक बात हमें क्लियर हो गई है कि डीएनए के अंदर अंदर वाली साइड पे जो नाइट्रोजनस बेसेस आ रही हैं उनको आपने ज्यादा नहीं करना। अगर जैसे यहाँ पे एडिनिन है तो अगर यहाँ पे गवानीन होता तो दरमियान में रिंग्स 2 और 2 4, 4 रिंग्स हो जाती। और बच्चों 4 रिंग्स हो जाती तो डीएनए का डायमीटर ऐसा होता, मतलब किसी जगह पे ज्यादा, और फिर जब दो, अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल साइटोसिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, तो अगर यहाँ पे थाइमिन आ जाती तो एक रिंग वाला ये है, दूसरी रिंग वाला ये है, तो दरमियान में 2 रिंग्स आती और डायमीटर छोटा हो जाता। फिर अगर 4 रिंग्स आ जाती तो डायमीटर बड़ा हो जाता। तो ये प्रॉब्लम्स थे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो जब एक दूसरे के सामने आते हैं तो अगर एक डबल रिंग आ रहा है तो एक क्या आना चाहिए, सिंगल रिंग। मतलब अगर एक प्यूरिन आ रहा है तो एक क्या आना चाहिए, पायरिमिडीन, ताकि डीएनए का डायमीटर चेंज ना हो। जब डीएनए का डायमीटर चेंज नहीं होगा तो वो एक लेडर लाइक, मतलब सेम कांस्टेंट डायमीटर वाला डीएनए बनेगा। तो इसीलिए याद रखो हमारे पास ये देखिए, ये अगर एडिनिन है तो यहाँ पर ये क्या है, थायमिन, और अगर ये साइटोसिन है तो ये क्या है, गवानीन। ये अरेंजमेंट आपने ये भूलनी नहीं है। गवानीन के दरमियान किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, वो साइटोसिन के सामने आएगा, और एडिनिन किसके साथ सामने आएगा, वो थायमिन के सामने आएगा। और अब मजीद देखते हैं। और बच्चों यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये है नाइट्रोजन, ये क्या है, नाइट्रोजन, और ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक है, अब सेम एज इट यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन। तो याद रखो बच्चों, जब हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होता है कि हाइड्रोजन या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, इन सभी की इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रॉन क्या होती है, कम। ठीक है, तो इनके साथ अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या होगा, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, तो दरमियान में यहाँ पे क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेंज, एक हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास बन गया। सेम एज इट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो हमने देखा अगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन के अगर सामने आएगा तो कौन सी बॉन्डिंग बनाएगी, वो बनाएगी बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोजन। तो इसका मतलब अब ये नाइट्रोजन, एडिनिन और थाइमिन के दरमियान में क्या बन गया, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे देखें ये नाइट्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड, नाइट्रोजन हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब साइटोसिन और गवानीन के दरमियान में 1 2 और 3, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गए। सेम एज इट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दरमियान में एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान में क्या, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब फिर एडिनिन और थाइमिन के दरमियान में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहाँ पे मजीद क्या, फिर गवानीन और साइटोसिन के दरमियान में कितने बॉन्ड बन रहे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं कि भाई जो जब भी ये याद रखना, जब भी नाइट्रोजन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन के सामने हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन आता है, तो दरमियान में बॉन्डिंग कौन सी बनती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, याद रखना, तो हाइड्रोजन बॉन्ड अब आपके सामने नजर आ रहा है कि स्ट्रक्चर आपको बता रहा है कि जब आप एंटी पैरेलल चले हैं तो यहां पर दो ही, यहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सामने आ गया, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। सेम एज इट यहां पर भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने। तो हमने देखा कि जब न्यूक्लियोटाइड्स को मिला के हमने डीएनए का एक स्ट्रैंड बनाया, एक स्ट्रैंड बनाया, तो हमने देखा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड था। क्या था, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, और उस फास्फोडाइस्टर बॉन्ड ने हमारे पास एक स्ट्रैंड बनाया। इसी तरह ये दूसरा स्ट्रैंड बना एंटी पैरेलल, और वो भी कैसे बना, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से। ये कैसे बना, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड की वजह से। लेकिन जब आपने डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, इस दोनों स्ट्रैंड्स को मिलाया तो दरमियान में नाइट्रोजीनियस बेसिस की वजह से क्या आई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी। तो याद रखो, अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि डीएनए एंटी पैरेलल इसलिए होता है क्योंकि डीएनए अगर एंटी पैरेलल नहीं होगा तो दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनेगी तो हमारे पास डीएनए कभी भी इस फॉर्म में नहीं आएगा, बल्कि क्या है, वो सिंपल सिंपल जो है वो अलग-अलग स्ट्रैंड्स की फॉर्म में रहेगा। तो डीएनए चूंकि डबल स्ट्रैंड है, और डबल स्ट्रैंड कैसे बना है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हमारी हो गई
कि जब डीएनए के एक एक स्ट्रैंड्स बनाने हैं, मतलब सिंगल सिंगल स्ट्रैंड्स में न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करना है, तो फिर हमारे पास बनेगा फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और अगर आपने डीएनए के दो दो स्ट्रैंड्स को आपस में कंबाइन करना है, तो हमारे पास क्या बनेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपने अपनी मर्जी से नहीं करवानी, आपने देखना है कि क्या वो क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। मतलब हाइड्रोजन के सामने ऑक्सीजन या फ्लोरीन या कोई नाइट्रोजन में से कोई आ रहा है, तो वाकई जहां पे आ रहा था वहां पे हमने हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया था। अब जरा देखते हैं थोड़ा सा, एक मैं आपको इंटरेस्टिंग सी बात बता दूं कि बच्चों याद रखो, ये जो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बना था ये वाला, ये होता है कोवलेंट बॉन्ड। क्या होता है बेटा, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो बहुत ज्यादा मजबूत होता है एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन बॉन्ड। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाली। और ये क्या होती है, इंट्रा मॉलिक्यूल, मतलब एटम्स के दरमियान। और ये जो बॉन्डिंग है जिसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड हमने देखा, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये बहुत ज्यादा मजबूत है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वाला कमजोर है। इसीलिए जब डीएनए को थोड़ा सा हीट दी जाए, मतलब डीएनए को थोड़ा सा हीट अप किया जाए, तो उसके रिजल्ट में ये बॉन्ड नहीं टूटता, क्योंकि ये फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये कोवलेंट बॉन्ड है और ये मजबूत है, ये कभी नहीं टूटेगा। बट ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो टूट जाएगी और हमारा डीएनए डबल स्टैंडर्ड से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल स्टैंडर्ड में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, सिंगल स्टैंडर्ड में। तो हमने देख लिया कि डीएनए बेसिकली होता कैसे है, और ये इसमें न्यूक्लियोटाइड्स कैसे अटैच है, डीएनए का एक स्ट्रैंड कैसे बनता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स कैसे बनते हैं। तो बेटा आज तक हमारा इतना ही लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।